चलिए गुड मॉर्निंग, है ना। आज आप लोगों का पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। एटम जो है, एटम का क्या संरचना होती है, कैसे एटम बना है, एटम क्या है मेरा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो ये मेरा टॉपिक जो है अंडर 10 की ही टॉपिक है। इससे पहले आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इसी का थोड़ा सा और विस्तार रूप में पढ़ते हैं। जो भी हायर क्लासेस जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कंसेप्ट मेरा लोअर क्लास से आता है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। सबसे पहले जाने कि एटम क्या होता है, जिसको हमने दो भाग में बांटते हैं, ए और टर्म, है ना। तो हमने क्या लिखा है, ए और टर्म। और देखिए ए का मतलब होता है नोट, और टोमियो दैट मींस इज ए ग्रीक वर्ड। एटम इज मेरा कौन सी वर्ड है, मेरा ग्रीक वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है मेरा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अदृश्य, जिसको हम नग्न आंखों से न देख सकते। बहुत ही छोटे पार्टिकल होता है एटम जो होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, टिनी पार्टिकल्स होता है ना। तो हमने क्या लिखा, ए मींस नॉट टोमियो दैट मींस टर्म मींस नॉट डिवाइडेड या नॉट कट। तो ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम सामान्य विभाग से नहीं तोड़ सकते हैं, दो पार्ट में तीन पार्ट में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं एटम। ये होता है एटम, है ना, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये मेरा सबसे पहले का कंसेप्ट था मेरा, जिसमें मैं जॉन डाल्टन साहब थे, जे थॉमसन साहब थे, उन्होंने ये बताया था कि एटम को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स उन लोगों का कंसेप्ट था एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ मैटर। दैट मीन्स मैटर का इंडिविजुअल, बार बार हम कह रहे हैं, ये मेरा नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, है ना। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ मैटर। ये मेरा मैटर का इंडिविजुअल पार्ट है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। दैट मींस जिसको हम ना ही बना सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे एनर्जी है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, जिसको हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तो एनर्जी होता क्या, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। जैसे अभी हम तो अभी हमने जो भोजन किया तो मेरे पास एनर्जी है, तो इस एनर्जी को हम जब भी पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें से एनर्जी तो लॉस हो रहा है ना। तो यही होता है कि एनर्जी मेरा ट्रांसफर होता है, जिसको हम ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ये मेरा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होते जाता है ना। तो चलिए अभी तक हमने एटम के बारे में पढ़ लिया। ये मेरा जे थॉमसन साहब थे। जे थॉमसन साहब का कहना था कि एटम जो है मेरा इंडिविजुअल है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जस्ट लाइक एज पंपकिन, कद्दू आप लोग देखें तो कद्दू में इसका बीज कैसे होता है। चलिए तरबूजा आप लोग देखें तो तरबूजा को यदि हम बीच से काटेंगे तो काटने के बाद उसका बीज कैसे होता है, कहीं कहीं रहता है, कोई इसका सीक्वेंस नहीं रहता, जत इतना दर बहुत सारे रहता है। तो उन्होंने भी यही बताया कि उसकी संरचना जो है एक कद्दू चाहे एक तरबूज की तरह होता है, जिसके बीज जो होता है जैसे इत्र तित्र घूमते रहता है। उसी प्रकार से एटम जो है, तो एटम जो और सारे उसके पार्ट जो है सो मेरा आपस में इधर उधर घूमते रहता है। कहाँ क्या है नहीं है उन्होंने कुछ नहीं बताया ना। तो फिर इसके बाद बहुत सारे दिन बीते गया, बीतने के बाद फिर आए मेरा कौन सी आए, रदरफोर्ड साहब आए, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर उन्होंने मॉडल दिया तो उन्होंने इस पर डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, एटम जो है जिसको हम विभाजित कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉनों, न्यूट्रिनो, मेसॉन इत्यादि बहुत सारे पार्टिकल्स निकला। थॉमसन साहब ने कहा कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर रदरफोर्ड साहब ने जो आए, रदरफोर्ड साहब ने बताया कि नहीं, उसको हम विभाजित कर सकते हैं। दैट बहुत दिनों के बाद, ये मेरा इतना स्टडी करने में रदरफोर्ड साहब का लगभग 100 वर्ष लग गया। तो 100 वर्षों के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, उसको भी हम विभाजित कर सकते हैं। दैट मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉनों, न्यूट्रिनो, मेसॉन इत्यादि एटसेट्रा, है ना। इन सारे छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में उसको हम विभाजित कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि इतने सारे विभाजित होने के बाद फिर उसका मुख्य पार्ट क्या है, तो उन्होंने मुख्य पार्ट बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो आप लोग पहले से पढ़ते आ चुके हैं। इसी को तो उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल कहा, है ना। तो फंडामेंटल पार्टिकल होता है मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटम्स को हमने डिवाइडेड किया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉनों, न्यूट्रिनो, मेसॉन, है ना, एटसेट्रा आदि पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं।
ना, तो उसी में आया मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं उसको हम, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हो गया मेरा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, ये तो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अब एक एक करके सबका हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है ना। तो चलिए इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर हमने ई लिखा है, उसके ऊपर माइनस दिया, दैट मींस ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरा निगेटिव चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज कैसे, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, कौन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर। उन्होंने क्या किया कि एक कैथोड ट्यूब लिया, वैक्यूम ट्यूब लिया। वैक्यूम ट्यूब मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर निर्वात कोई हवा न रहे। उस वैक्यूम ट्यूब में उन्होंने कैथोड रे को प्रोपागेट किया। अब कैथोड रे जो गया उस वैक्यूम ट्यूब से, तो देखा कि उसके रे के ऊपर में कुछ चार्ज आ गया। दैट मीन्स ये रे मेरा आवेशित हो गया, है ना। तो आवेशित हो गया तो उन्होंने कहा कि यही आवेशित ही तो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना। तो दैट मीन्स ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पर मेरा निगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन पर मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और न्यूट्रॉन पर मेरा कोई चार्ज नहीं, जो सब हम पहले ही अंडरमेटिक में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर मेरा निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर मेरा कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। लिख लेते हैं चार्ज में, इसका हो गया निगेटिव, इसका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया चार्जलेस, दैट मीन्स उदासीन। उसी को बोलते हैं उदासीन, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, है ना, उसी को बोलते हैं उदासीन, है ना। चलिए अब ये देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है मेरा एटम में एस्टेब्लिश कैसे रहता है, कैसे रहता है, कहाँ रहता है एटम, कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ रहता है प्रोटॉन, कहाँ रहता है न्यूट्रॉन ना। तो चलिए हम दिखाते हैं। चलिए हमने एक एटम की संरचना बनाया, देखो उसका बहुत सारे ड्रॉबैक है। उन्होंने सबसे पहले आया मेरा जे थॉमसन साहब आए, जे थॉमसन के बाद फिर उन्होंने रदरफोर्ड साहब आए, रदरफोर्ड के बाद फिर नील्स बोर साहब आए, है ना। तो ढेर सारे साइंटिस्ट सब आते हैं कि जो आप लोगों का पहले का ही टॉपिक है, हम आप लोगों को सिर्फ बता देते हैं कि रदरफोर्ड साहब जो आए, रदरफोर्ड साहब के अनुसार उन्होंने ये कहा कि एटम जो है मेरा, इसके बीच में एक पार्ट होता है मेरा न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। एक किसकी संरचना था मेरा, रदरफोर्ड साहब के, रदरफोर्ड साहब का था। उन्होंने ये कहा कि एटम जो है, साहब के अनुसार उन्होंने बताया कि इसका संरचना जो होता है मेरा स्प्रिंकल, दैट मींस स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग कैसे होता है, घुमावदार, ऐसे चूड़ीदार, घूमते 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 सबसे नीचे में छोटा हो गया, फिर इसका बढ़ते गया। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, उसके चारों ओर चक्कर लगाना ना, चारों ओर चक्कर लगाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये मेरा जाते जाते न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा। तो अब ये बताइए, ये न्यूक्लियस आ गया और ये मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया, और उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस मेरा सबसे हैवीएस्ट होता है, पूरे एटम का सबसे भारी भाग जो होता है मेरा न्यूक्लियस ही होता है। दैट मीन्स ये कहा जा कि न्यूक्लियस में मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। देखिए सुनते जाइए, ये मेरा एक स्टोरी की तरह गौर से सुनते जाइए, और सारे आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से भी। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और प्रोटॉन सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है ना, और न्यूट्रॉन भी हैवी होता है। तो दैट मींस सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल मेरा न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया मेरा, ये मेरा उस पर उसके मेरा आवेश, उसका भार नहीं होता, उसमें वेट नहीं होता, तो ये मेरा उसके चारों ओर मूव कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि यदि ये मूव कर रहा है तो उससे एनर्जी यदि हम रिलीज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये घूमते 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 न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा, और जब ये न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा तो न्यूक्लियस से मेरा धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन मेरा ऋण आवेशित है। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों विस्फोट हो जाएगा, दैट मींस ये सृष्टि नाश हो जाएगी और ये विस्फोट हो जाएगा। ये ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने यही सबसे बड़ी दोस्त था, रदरफोर्ड साहब का सबसे बड़ी दोस्त था ये। तो फिर इसके बाद क्या है, नील्स बोर साहब आए ना। नील्स बोर साहब ने उन्होंने बताया कि नहीं, उसकी संरचना जो होती है ये मेरा कक्षा और उपकक्षा के आधार पर होता है। उन्होंने ये कहा कि एटम की संरचना जो होती है ये मेरा बीच में न्यूक्लियस हुआ, फिर इसके बाद पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा,
चौथी कक्षा, इस हिसाब से उन्होंने कक्षा बाय कक्षा, कक्षा बाय कक्षा, कक्षा बाय कक्षा बांट। तब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है मेरा अपनी कक्षा में मूव करता है और उसी कक्षा में मूव करता है जिस कक्षा के एनर्जी के बराबर मेरा होता, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है। ऊर्जा एक समान रहेगा, कक्षा के ऊर्जा के बराबर होगा, तो उसी कक्षा में ये मेरा मूव करता है। यदि उस कक्षा से हम एनर्जी हम रिलीज कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो क्या होगा, अपने से नीचे कक्षा में आ जाएगा। यदि हम उसको और दे देंगे एनर्जी तो अपने से हायर कक्षा में आ जाएगा। यही ना होता है नॉर्मल, जनरल केस में भी आता है ना। तो ये केस मेरा पास हो गया। जो अभी भी हम यही संरचना पढ़ रहे हैं, अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं, ये मेरा नील्स बोर का जो है ए मॉडल पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं ना। तो अब उसमें ये है, उन्होंने कहा कि ये मेरा कक्षा और उपकक्षा होता है ना। तो कितने कक्षा होता है, क्या होता है कक्षा, क्या होता है उपकक्षा, जानिए आप लोग। कक्षा किसको कहते हैं हम, चलिए, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मेरा कक्षा में मूव करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, ए मेरा हो गया न्यूक्लियस, और उसके कक्षा में ए रहा मेरा कक्षा, ए रहा मेरा कक्षा, ए रहा मेरा कक्षा, ए रहा मेरा कक्षा, है ना। ए मेरा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस कक्षा में, इस कक्षा में, इस कक्षा में, इस कक्षा में मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, कक्षा में। तो दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता हो, इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमता हो, उसी को तो कक्षा बोलेंगे। दैट मीन्स कक्षा को हम 1 2 3 से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, इस टाइप से लिख सकते हैं। या फिर उसी को हम लिख सकते हैं KLM से, KLMNO, इस तरीके से माना जाएगा, है ना। टोटल दैट मीन्स छठी और सातवीं कक्षा तक में ही मेरा जितने इलेक्ट्रॉन का अभी तक, जितने भी एलिमेंट का अभी तक डिस्कवर हुआ है, सारे उसी में निहित हो जाता है। दैट मीन्स छठी से सातवीं कक्षा तक आते 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 मेरा सारे फुलफिल हो जाता है। तो कक्षा के बारे में हमने जान गया। कक्षा को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और सातवीं कक्षा तक आता है, ज्यादा ज्यादा सातवीं कक्षा तक आता है, जो कि मेरा अधूरे कक्षा, या फिर KLMNO से। तो कक्षा के बारे में हमने सीख गया। अब एक नया वर्ड आ गया, उपकक्षा। उपकक्षा क्या होता है, उपकक्षा को कहते हैं हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का घर हो। गौर से सुनिए, क्या कर रहे हैं, हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का घर हो, इसको हम बोलते हैं उपकक्षा। दैट मीन्स उपकक्षा को हमने क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, S P D और F, ये तो आप लोग पढ़ते आए हैं। दैट मीन्स टोटली उपकक्षा मेरा 4 उपकक्षा है। कौन कौन सी हो गया मेरा, S P D F, एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ये उपकक्षा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे इससे आगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरा इस सारे टॉपिक का यूज होता है ना। तो अभी तक हम आप लोगों को बता दिए, कक्षा और उपकक्षा के बारे में बता दिए, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल बता दिए, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल बता दिए। चलिए एक चीज और बता देते हैं, उन्होंने एटम्स के बारे में ये तो बताया कि एटम्स के बीच में मेरा न्यूक्लियस होता है ना जी, एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है। लेकिन और उसका पार्ट जो है, ए पार्ट में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा एटम है, ये मेरा एटम, उसके बीच पार्ट में मेरा न्यूक्लियस है ना, ये मेरा बीच पार्ट में न्यूक्लियस है। लेकिन और सारे पार्ट जो, इन सारे पार्ट्स में क्या है, कहाँ है मेरा, ये तो ऑलरेडी मेरे पास खाली खाली जगह, क्योंकि बीच में ही मेरा न्यूक्लियस है, सारे पार्ट में इलेक्ट्रॉन है मेरा, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में मूव कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे जगह स्पेस है। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक सोने के पतले सिक्का में, आप लोग पढ़े होंगे रदरफोर्ड में, जो उन्होंने क्या किया, सूरज की किरणें को उन्होंने प्रोपागेट किया, हाँ प्रोपागेट किया, ये मेरा सूरज की किरणें था। उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को सूरज की किरणें से उन्होंने प्रोपागेट किया। प्रोपागेट करने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ किरणें ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस से टकरा करके उसी मार्ग पर गए और सेम मार्ग पर उन्होंने रिटर्न हो गया। कुछ किरणें ऐसे था जो उसके नज़दीक से गए और नज़दीक से जाने के बाद ये मेरा
बाहर फैल गया, नजदीक तक गए और मेरा बाहर फैल गया, है ना। कुछ किरणें ऐसे था जो मेरा सीधे सीधे पास कर गया, कुछ किरणें था जो मेरा सीधे सीधे पास कर गया। उन्होंने ये ऐसा कहा कि न्यूक्लियस के बीच में मेरा अल्फा पार्ट, दैट मीन्स पॉजिटिव पार्टिकल है, न्यूक्लियस के बीच में मेरा धनावेशी था और बाद बाकी जो भाग है मेरा खाली खाली है। तो उन्होंने अल्फा किरणें, ये मेरा अल्फा किरणें को उन्होंने सोने के पत्थर से उन्होंने प्रभावित किया। तो उन्होंने देखा कि बीच में मेरा एक किरणें है जो किरणें मेरा सीधे सीधे रिटर्न हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा न्यूक्लियस ही पॉजिटिव धनावेशी था, तो उससे मेरा टकरा करके ये मेरा रिटर्न हो गया और अधिकांश भाग उसका खाली होता था। तो कुछ किरणें मेरा सीधे सीधे निकल गया और कुछ किरणें उसके नज़दीक से था तो जो मेरा छितरा करके निकल गया ना। तो इस तरीके से उन्होंने कंसेप्ट था, सारे कंसेप्ट हमने आप लोगों को बता दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बता दिए, कक्षा के बारे में बता दिए। अब देखते हैं मेरा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। चलिए फास्टिंग करते चलिए आप लोग भी। चलिए आप देखते हैं एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट है मेरा, उस एलिमेंट को हम कैसे लिखते। चलिए हमने लिखा ये मेरा, चलिए कोई मेरा एक ले लेते हैं, ये मेरा कोई एक एलिमेंट है ना, कोई एक एलिमेंट है। अभी तक हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अभी तक कितने एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, लगभग में 120 तत्वों का, है ना, जिसमें से 118 तत्वों का तो मतलब नाम हो चुका है और बाद बाकी तत्व जो है वैसे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तत्व ऐसा होगा, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर होगा अप्रोक्सीमेटली। तो कोई हमने तत्व लिया, तो इस तत्व का कोई न कोई तो मेरा परमाणु संख्या होगा, है ना। तो उसका परमाणु संख्या और परमाणु भार, दैट मींस नीचे जो लिखते हैं हम क्या, एटॉमिक वेट, भार, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर में जो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, है ना, दैट मींस ए और जेड। इसको हम एटॉमिक वेट को हम बोलते हैं ए और इसको जेड ना। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंबल जो आप लोग याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं जेड और एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं ए से, एटॉमिक वेट को लिखते हैं ए से, दैट मीन्स जेड और ए। कोई दिक्कत? चलिए अब उसमें से हम ये देखते हैं कि ये मेरा परमाणु संख्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया और परमाणु भार हो गया। उसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के आधार पर हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। से हम एलिमेंट जो लिखते हैं तो ये एलिमेंट मेरा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के आधार पर होता है ना। तो एटॉमिक नंबर होता है मेरा जिसको हम जेड से लिखते हैं और एटॉमिक वेट को हम ए से लिखते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा, बताइए। एटॉमिक नंबर होता है मेरा परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या होता है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर ही होता है मेरा जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूट्रल होना चाहिए। और ये हो गया मेरा एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकाल लेंगे, जो ही इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके होगा, परमाणु संख्या के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूट्रल होना चाहिए। प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलेगा, प्रोटॉन की संख्या हो गया मेरा एटॉमिक वेट के बराबर। एटॉमिक वेट बराबर हो गया मेरा नंबर ऑफ कितना, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाता है मेरा किसका, परमाणु एटॉमिक वेट। दैट मींस एटॉमिक वेट ही तो होता है मेरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होता है। तो यही वेट के बराबर हो गया। और इलेक्ट्रॉन का वेट हम आप लोगों को निग्लिजिबल बता चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मेरा कोई उसका भार नहीं होता, मास नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालना आप लोगों को हम बता चुके हैं, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने 6 से 12 कार्बन लिया, कार्बन का हमने 2 ले लिया, 6 12, कोई दिक्कत। अब बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। हमने बताया परमाणु संख्या के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 6। दैट मींस कितना हो जाएगा ये
इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा मेरा, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक वेट मेरा कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया एटॉमिक वेट 12। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है मेरा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम प्रोटॉन की संख्या में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देते हैं, मेरा निकल जाता है न्यूट्रॉन की संख्या हो गया मेरा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, हम आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, है ना। जो टॉपिक आप लोगों का मल्टीकाई टॉपिक था, जो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। क्या होता है आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स होता है परमाणु संख्या मेरा समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ये मेरा आइसोटॉप। समस्थानिक होता है ना, और संभारिक आइसोबार, संभारिक मतलब भार, वेट मेरा बराबर होना चाहिए। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान हो तो संभारिक कहलाता है है ना, आइसोबार ना। और आइसोटोन्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, ये नाम पढ़े थे, ये सब मैट्रिक में ही पढ़ चुके हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या और परमाणु भार पर सारे मेरा परमाणु संख्या और परमाणु भार आ, जब भी परमाणु संख्या और परमाणु भार आ गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल लेंगे। कोई दिक्कत उसमें? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देते हैं, कुछ एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या HW आप लोग करके लाएंगे, 86 12 86 13 86 14। फिर इसके बाद क्लोरीन का 17 Cl 34 17 Cl 35। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ये आप लोग होमवर्क करके लाएंगे। ये सब एग्जांपल सब आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स का है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, 1H1 1D2 एंड 1T3, हाइड्रेनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, सबका हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बना करके लाएंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट।